सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें 4 वीडियो पहले से आ चुके हैं, 5वां वीडियो है और उसमें आदिकाल के प्रश्न चल रहे हैं, जिसमें से 27 प्रश्न हम कर चुके हैं। आइए 28वें प्रश्न की ओर। सिद्धों की व्रजयानकालीन तांत्रिक साधना पद्धति का सकारात्मक योगदान क्या है? देखिए, आपको पता है कि जो व्रजयान है वो सिद्धों का 2 भागों में बट गया था, सहजयान और व्रजयान। उसमें व्रजयान के अंदर जो तांत्रिक साधना पद्धति को अपनाया गया था, तो उसमें सकारात्मक क्या चीज़ थी वो आपने बताना है कि स्त्री और शूद्रों के प्रति उपासना सुलभ हो गई थी। ये इसमें बहुत ही अच्छा सकारात्मक योगदान रहा है। किताबी ज्ञान को किसने अपूर्ण सिद्ध किया है? किताबी ज्ञान को तांत्रिक साधना ने अनुपयोगी माना है। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्धों की निवृत्ति मूलक दुखवादी साधना पद्धति को निरस्त कर सिद्धों ने किसे प्रतिष्ठित किया है? तो उन्होंने, आप जानते ही हो, आनंद को महत्वपूर्ण माना है। बुद्ध ने, यानी जो बौद्ध थे, उन्होंने दुखवादी साधना पद्धति को इम्पोर्टेंट माना था। बौद्धों ने शून्य, विज्ञान और महासुख किसके आवश्यक अवयव यानी तत्व माने हैं? ये आपने बताना है निवारण के लिए। निवारण का मतलब होता है मोक्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डोभी तथा सबरी आदिकालीन समाज में डैश थे, बताइएगा। दलित और वंचित। डोभी और सबरी जो है आदिकालीन समाज के वंचित समाज था, दलित समाज था। 33वां प्रश्न सिद्ध कवियों ने अपना काव्य नायक किसको बनाया है? दलित पीड़ितों को अपना नायक, अपने काव्य का नायक बनाया है। 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्णाश्रम धर्म का विरोधी और मनुवादी कर्मकांड पर प्रहार करने वाले कौन थे? वर्णाश्रम जो पद्धति इतने सालों से चलती आ रही थी, तो उसमें जो कर्म कांड किए जा रहे थे उसका विरोध किस ने किया था? सिद्धों ने ही किया था। सिद्धों का जिक्र अभी चल रहा है हमारा, वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं आप। आगम वेद पुराणे ही पंडित मान विहिंत। कण्हपा ने ये कहा तो क्या कहना चाहते थे? सबसे पहले पंक्ति याद कीजिए, कण्हपा ने कहा है, तो इसके माध्यम से वो क्या शिक्षा देना चाहते थे? तो रूढ़िवादी जो मानसिकता है उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे वो। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को किस अन्य नाम से पुकारा है? आचार्य शुक्ल ने किस अन्य नाम से यह प्रकृताभास समाज के साथ साथ किस धरातल पर सिद्धों का विद्रोह दिखाई देता है? भाषा के आधार पर उनका विद्रोह दिखाई देता है। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा, क्योंकि कैसी भाषा थी उनकी? प्रतीकात्मक भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते ही हैं, संध्या भाषा। सिद्धों की संध्या भाषा का अर्थ एक धरातल पर लोकानुभव यानी लोगों का अनुभव से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा निम्न में से किसकी अनुभूति से जुड़ा हुआ है? ये आपको पता ही है, दार्शनिकता। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्धों के चर्यापद और वज्रगीत किसके उदाहरण हैं? तो ये गीति काव्य के उदाहरण हैं। सिद्धों की मुक्तक
किस शैलियों में रचे गए हैं। जितने मुक्तक हैं वो किस शैली में रचे गए हैं। पहले में हमने देख लिया गीति काव्य है तो दोहा और अर्धांगिलियाँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खालिक बारी जो कि अमीर खुसरो की है किस विधा में रचित है और किस भाषा में है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। खालिक बारी किस भाषा में लिखित है, तो इसका आंसर जो है शब्दकोश आएगा। अमीर खुसरो की रचना है, आप बता सकते हैं कमेंट करके। 43 में नव्य का मतलब नया, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम, जैसे मैं पहले बात कर चुकी हूँ तो वो आपने इसके अंदर बताना है। सबसे पहले कौन सी भाषा आएगी, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर प्राकृत, पाली आएगी, बीच में पाली इन्होंने दिया नहीं है, पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, यानी ए आंसर इसका सही रहेगा। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदिकालीन सिद्ध कवियों का संबंध किस धर्म से है, हिंदू से, जैन से, बौद्ध से या शाक्त से। आप आंसर बताइएगा। बी आंसर इसका सही रहेगा, बौद्ध से। बौद्ध धर्म में जब तंत्रवाद में परिवर्तित हो गया तो किस साधना पद्धति का उद्भव हुआ, वज्रयान। जब तंत्र मंत्र इसमें अपना लिए गए। सिद्धों ने किस साधना पद्धति को अपनाया है, सिद्धों ने किस साधना पद्धति को अपनाया है, पहले भी जिक्र हो चुका है, वज्र यानी वाम मार्गी। वाम मार्गी, वाम आप जानते ही हो स्त्री को बोलते हैं। सिद्धों ने अपने साहित्य में देह योग और समाधि के साथ साथ किस अवस्था का वर्णन किया है, सहज शून्य यान का, सहज शून्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस साहित्य इतिहासकार ने सिद्ध साहित्य को लोक मर्यादा विरोधी और जीवन की स्वाभाविक संवेदनाओं से रहित माना है। जिसको भी आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर सर्वप्रथम किसकी उपस्थिति दर्ज हुई है। साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का जिक्र यहाँ पर है, तो इसका आंसर आएगा सिद्ध कवियों का। ये पहले से ही टिक लगा था, सिद्ध कवि। आदिनाथ किसे कहा जाता है। अब नाथों का क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो आदिनाथ जलंधर नाथ को कहते हैं। इसका मैं सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगी, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जालंधर के नाथ के शिष्य मच्छिंद्र नाथ, तो मच्छिंद्र के प्रसिद्ध शिष्य यानी पूरी शिष्यावली आपको याद करनी पड़ेगी, कौन किसका गुरु कौन किसका शिष्य। तो हमारा आंसर आएगा गोरखनाथ। देखिए पहले जलंधर, फिर मच्छिंद्र और फिर गोरख। ये गुरु, ये इसका शिष्य और ये इसका शिष्य। 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं और नाथों की संख्या पहले मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न 9 संख्या मानी जाती है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। बने रहिए, धन्यवाद।